Assalamualaikum students. Today our topic is sources of organic compound कि what are the main sources of organic compound। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया है तब भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो अब हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनसे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें आगे मज़ीद कौन से सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आ जाता है प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन्स कहाँ से हम लेते हैं? हम जो है वो अंडे जो लेते हैं, हम जो मीट लेते हैं, गोश्त जो घर आता है हमारे, उसमें सब कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। मटन, चिकन, बीफ हो गया, फ़िश हो गया, ये सारी प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो फैट्स हैं जो एनिमल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनिमल से लेते हैं। इनमें हो गया मिल्क हो गया जो हम दूध निकालते हैं, और गाय का, और बटर है उससे हम मक्खन बनाते हैं। चीज़ हो गया, हम पनीर जो है वो भी एक मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये एनिमल से हम लेते हैं प्रोटीन और फैट्स और ऑयल्स, ये एनिमल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। तो यही बात मैंने आपको बोली थी कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसका मेन पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हमारे हर जगह अराउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, एवरीवेयर। क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप आस-पास देखें, चेयर्स हो गया, सब कोई भी फर्नीचर हो गया, ये सब चीज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। हम जो चीज़ें खा रहे हैं, कोई हमारे घर जो गोश्त आता है या अंडे हम खाते हैं, कोई प्रोटीन्स, उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। हम फैट्स और ऑयल्स हैं, मिल्क हो गया, बटर, चीज़, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। तो अब प्लांट्स है, प्लांट्स में से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसमें लाइव प्लांट्स भी हैं और डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स जो होते हैं, जो मतलब ऐसे प्लांट जो ज़मीन के नीचे आ गए हैं और वो ज़मीन के नीचे मौजूद हैं और डेड हो गए हैं प्लांट, उनमें वो प्लांट कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, पेट्रोलियम और गैस में। कोल जो है वो कोयला है जिसमें कार्बन मौजूद होती है, जो कि मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पेट्रोलियम जो ज़मीन के अंदर आप देखें कि वहाँ पे जब लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं तो प्रेशर्स की वजह से जो ये हमारे पास बन जाता है पेट्रोलियम और गैस, ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है डेड प्लांट से। अगर हम लाइव प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड ऑयल्स, क्योंकि एनिमल्स हैं वहाँ से हम प्रोटीन्स और फैट्स हम लेते हैं, और वही प्रोटीन्स और फैट्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। बट लाइव प्लांट्स हैं जो हमारे पास, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल हो जाता है वीट हो गया, गंदम, मेज़ हो गया, मकई, और पोटैटोज़ हो गया, बार्ले, राइस, जौ हो गया, ये सारे इनमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स में आ जाता है पल्सेस, सारी दालें जो हम खाते हैं, बीन्स हो गया, फलियां जो हम लेते हैं, और विटामिन्स, एप्पल्स, ऑरेंज, बनाना, इन फ्रूट्स में जो है वो जो विटामिन्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं लाइव प्लांट से। और जो ऑयल्स है तो पाम ऑयल हो गया जो हम यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल हम यूज़ करते हैं, सोयाबीन हो गया, पीनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, ये तमाम ऑयल जो हम लाइव प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। और डेड प्लांट्स में हमारे पास आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये तमाम जो है वो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। आपको मैंने इस लेक्चर के इस चैप्टर के स्टार्ट में ही ये सब कुछ जो है वो डिस्कस कर दिया था कि डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा है, कि इसकी डाइवर्सिटी जो है वो इस वजह से है क्योंकि कार्बन की स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस कार्बन की स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो दो मेन सोर्सेज हैं, आपने इनको माइंड में रखना है, वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल्स में जो है वो प्रोटीन्स और फैट्स हैं, और प्लांट्स में लाइव प्लांट आ जाते हैं और डेड प्लांट आ जाते हैं।
जो लाइव प्लांट हैं उनमें हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल्स, ये सारी चीज़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। और जो डेड प्लांट होते हैं, जो हमारे पास ज़मीन के अंदर होते हैं, डिकम्पोज़ हो चुके होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में और पेट्रोलियम में और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो सोर्स बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब हम इनको जो है वो जो डेड प्लांट से हमने जो ये लेते हैं, डेड प्लांट्स डिकम्पोज होके जिसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल हो गया और गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कोल, व्हाट इज़ कोल? कोल क्या है? कोल जो है वो कोयला को कहते हैं। आप घरों में जो आग जलाते हैं तो उसके बाद जो कोल बनता है वो कोयला, तो वो कार्बन, उसमें हाई क्वांटिटी में मिक़दार में कार्बन मौजूद होती है, बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में उसमें कार्बन पाई जाती है। तो कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र कंपाउंड्स। अब यहाँ पे ये जो कोल है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह आप इससे वाकिफ़ हैं कि किस तरह इसका कलर होता है, और इसमें जो है वो कम्प्लेक्स मिक्सचर और पाया जाता है कार्बन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से हम हासिल करते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। Coal was formed by the decomposition of dead plants buried under the earth crust millions of years ago। क्योंकि हमारे बहुत ही पिछली सदियों में कोई भी तूफ़ान आए या कोई भी ऐसा कोई बहुत सारे वाक़यात हुए हैं कि प्लांट जो है वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं, ज़मीन के अंदर जो है वो उनको कर दिया गया है, ऊपर मिट्टी इतनी आ गई है और वो डिकम्पोज़ होते गए हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट। तो नीचे जो ज़मीन के अंदर जो सारी चीज़ें आ गई हैं वो डिकम्पोज़ होती गई हैं, और वो डिकम्पोज़ होके जो प्लांट, डेड प्लांट हैं, वो डिकम्पोज़ होके कोल में कन्वर्ट होते गए हैं। तो ये कोल जो है वो ये क्या है, डिकम्पोजिशन होती है डेड प्लांट की, बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये आपने माइंड में रखना है कि कोल जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में आपने ये माइंड में रखना है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फ़र की भी होती है। और व्हाट इज़ द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, ये भी आपका माइंड में होना चाहिए कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, it is a very slow biochemical process. It takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time। क्योंकि जब ज़मीन के अंदर वो बरीड हो जाते हैं सब कुछ, जो प्लांट होते हैं डेड प्लांट, जैसे ही ऊपर मिट्टी आती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता लेयर बनती जाती है मिट्टी की। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मिसाल ले लें कि थल के इलाकों में या कहीं भी अगर कोई आंधी आती है, कोई भी प्लांट नीचे गिरता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस पे मिट्टी की लेयर्स आती रहती हैं, तो वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाता है। तो उस पे जो है वो प्रेशर आ जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स के लिहाज से वो कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, पेट्रोलियम में या गैस में कन्वर्ट होता रहता है। तो जो कोल बनता है उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे कोल बनता है और कौन सी लेयर में हमारे पास पेट्रोलियम बनता है और कौन सी लेयर में हम गैस लेते हैं। तो कोल की आपने मेन बात ये याद रखनी है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, और जो जिस प्रोसेस से ये बनता है वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हम उसे कहते हैं, और ये बनता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, next, wood contain about 40% carbon. So depending upon the extent of carbonization process, 4 types of coals are found. These types differ with respect to the carbon content, volatile matter mixture। क्योंकि हमारे पास हर जगह लकड़ी जो दरख्त की होती है वो डिफरेंट होती है। दरख्त डिफरेंट काइंड ऑफ हम लकड़ियाँ जो हम लेते हैं, दरख्त होते हैं वो डिफरेंट, उनकी मिक्सचर होता है, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है।
तो इसी तरह उसके अंदर कार्बन की कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब इस एक्सटेंट पे हम डिपेंड करते हुए हम देखते हैं कि कोल की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल्स। तो आपने ये टाइप्स लिखनी है कि एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनियस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि जहाँ पे हमारे पास कोल है, आप जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंथ्रासाइट है इसमें जो प्रेशर है, पहले जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है प्रेशर। अब यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये ब्लैक कलर में कोल जो है वो बन रहा है। पहले जो है वो ये और कलर था इसका, अब यहाँ पे ब्लैकिश बन रहा है। अब यहाँ पे और प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो गया है। और अब आप यहाँ पे पीठ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कोल बन चुका है। तो ये जो है वो 4 टाइप्स हैं कोल की कि किस तरह प्रेशर पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे वो नीचे है प्रेशर जो है वो आता गया है और वो कोल में कन्वर्ट होता गया है और यहाँ पे हमारे पास एंड में कोल आ जाता है। तो पहले एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनियस होता है, लिग्नाइट और देन पीट। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं कोल्स की और वो डिपेंड करती हैं कि व्हाट इज़ द प्रेशर। 4 टाइप्स जो कोल की होती हैं। तो ये कार्बन कंटेंट पे भी डिपेंड करती हैं। वोलेटाइल मैटर, वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो वेपोराइज हो जाती हैं, या जो वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है उनका कैसे होता है। और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करते हैं कि ज़मीन के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना उसके अंदर पानी है, और इसके अलावा कितनी कार्बन की मिकदार है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इस तरह जो है वो कोल की डिफरेंट टाइप्स जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं कोल्स की, ये जो 3 टाइप हैं, पीट हो गया, लिग्नाइट और बिटुमिनियस। तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है और इनके यूजेस, आपको जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप, तो आप इसकी थोड़ी ब्रीफिंग भी देख सकते हैं कि इसमें कितने % कार्बन मौजूद है और इनके यूजेस क्या हैं। तो जो पीट है हमारे पास उसके अंदर 60% कार्बन मौजूद होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पीट है इसमें 60% कार्बन मौजूद है। लेकिन जो बिटुमिनियस है, यहाँ पे आप जो बिटुमिनियस, इसमें आप देखें कि 70% कार्बन मौजूद है। और लिग्नाइट में बिटुमिनस में 80% कार्बन है और लिग्नाइट में 70% कार्बन मौजूद है। क्योंकि अब यहाँ पे जो कोल है उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम है। और जबकि पीट है उसमें 60% है, लिग्नाइट में 70% है और बिटुमिनस में 80% कार्बन की जो है वो उसमें कार्बन जो है वो उसमें उसकी परसेंटेज मौजूद है। ये जो पीट है उसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी कोल यूज्ड इन किल का मतलब है कि वो भट्टियों में, जो हम भट्टी जलाते हैं तो उनमें जो है वो ये यूज़ होता है। और इसकी जो क्वालिटी है, मतलब ये बहुत ही लो क्वालिटी का होता है और वहाँ पे जो है वो ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है ये बहुत कम है। और जो लिग्नाइट है इसमें 70% कार्बन, क्योंकि कार्बन की जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी, जो आग हम जलाते हैं तो उसकी आग की एक्सटेंट जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास लिग्नाइट है ये सॉफ्ट कोल है और ये थर्मल पावर स्टेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। और जो बिटुमिनस है 80%, इट इज़ अ कॉमन वैरायटी है, ये कॉमन जो है वो वैरायटी है जो हम यूज़ करते हैं और इसमें 80% जो है वो कार्बन मौजूद होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पीट है इसमें 60% कार्बन है, लिग्नाइट में 70% है और बिटुमिनस में 80% जो है वो कार्बन मौजूद है। और इनके जो है वो डिफरेंट यूजेस हैं, ये आपने देख लेने हैं। और जो कोल है, कोल उसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कोयला जो हम जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसमें जो हम डिफरेंट उसको डोमेस्टिक घरों में जो है वो हम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो, क्योंकि द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि अगर हवा की गैर मौजूदगी में अगर हम कोल को जलाएं तो ये जो प्रोसेस होगा वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। क्योंकि कोल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलॉन्ग विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें आ जाता है कोल गैस हो गया, अमोनिया लिक्विड, क्योंकि अगर हम किसी भी कोयला को हवा की गैर मौजूदगी में, हवा बिल्कुल भी ना हो, तो उसके अंदर हम जलाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रोडक्ट बनती हैं। उनमें आ जाता है कोल गैस, अमोनिया लिक्विड, कोल तार और कोक। ये 4 डिफरेंट जो है वो हमारे पास एक कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि जब हम किसी भी कोयला को हवा की गैर मौजूदगी में हम जब उसको जलाते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास आती हैं कोल गैस, अमोनिया लिक्विड, कोल तार और कोक, इनको जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो लेसन में पढ़ा है, हमने ये डिस्कस किया है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो एनिमल्स और प्लांट्स से हम लेते हैं। एनिमल से हम जो रोज़मर्रा हम खाते हैं प्रोटीन्स हो गया, और इसके अलावा हम फैट्स, ऑयल्स हो गए, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। और जो प्लांट्स हैं इनमें डेड प्लांट्स भी आ जाते हैं, लाइव प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो डेड प्लांट्स के वो होते हैं जो डिकम्पोज हो चुके होते हैं, जिसमें कोल हो गया, गैस और पेट्रोलियम हम हासिल करते हैं। और जो लाइव प्लांट है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, डिफरेंट फलियाँ, जौ, मकाई, ये सारे जो है वो हम जो लाइव प्लांट हैं वो हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो लाइव प्लांट है उससे हम कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, इन सब से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कोल को जो है वो डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द कोल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोल, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कोल एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। तो ये हमने जो है वो डिस्कस किया है कि प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन क्या है। और इसके अलावा जो कोल है उसके आगे 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो क्या है, इनके डिफरेंट यूजेस कौन से हैं, इनको हमने जो है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम प्रोसेस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हम जब कोयल को जलाते हैं तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो इनको ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।